और हमारा काम करने का तरीका बाकी लोगों से इस तरह भी मुख्तलिफ है कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी एजेंट्स हैं वो वीज़ा तक आपकी हेल्प करते हैं, वीज़ा लगवा देंगे, दैट्स ऑल। लेकिन मैं एक बात स्वीडन की बहुत खूबसूरत है जो कि मैं वीडियो के एंड पे बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज की इस वीडियो में हम स्वीडन स्टडी अब्रॉड का डिटेल डिस्कशन करेंगे, जिसमें मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊँगा, इसकी फ़ीस बताऊँगा, कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं स्वीडन में, कैसे वहाँ पे जाके सेटल होना है, तमाम तर तफ़सीलात इस वीडियो में बताऊँगा। लिहाज़ा इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। अगर आप बाहर किसी भी मुल्क में, यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाने का फैसला करने जा रहे हैं, इस वीडियो को एक दफ़ा देखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आइदर स्वीडन इज़ मेड फॉर यू और नॉट। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन लोग हैं जो स्वीडन में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहले वो लोग जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, यानी कि पाकिस्तानी एजुकेशन के मुताबिक 12 ईयर्स एजुकेशन है, या जिन्होंने 2 साल का बीए, बीकॉम इस तरह की कोई डिग्री की हुई है, यानी कि पाकिस्तानी एजुकेशन के मुताबिक 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जिनका है, वो लोग स्वीडन में बैचलर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें 3 साल का बैचलर्स होता है, यानी कि इसके 6 सेमेस्टर्स होते हैं। और इसमें आपको फ़ीस के हवाले से मैं आगे चल के बताता हूँ। वो लोग जिन्होंने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की हुई है, वो लोग मास्टर्स के लिए एलिजिबल हैं, और जिसके 4 सेमेस्टर्स होते हैं। और आगे जाके हम ये भी डिस्कस करेंगे कि 2 सेमेस्टर्स वाला मास्टर्स, यानी कि 1 साल वाला मास्टर क्यों नहीं करना चाहिए। लिहाजा सबसे पहले हम आपको फ़ीस बता देते हैं। वो तमाम लोग जो फ़ीस के हवाले से जानना चाहते हैं, सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लीजिए कि वो तमाम लोग जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, 14 ईयर्स एजुकेशन है, वो बैचलर्स में जाएंगे, 16 ईयर्स एजुकेशन मास्टर्स में जाएंगे। और हर वो शख्स एलिजिबल है जिसने पासिंग ग्रेड्स लिए हुए हैं, स्टडी गैप का इशू स्वीडन में नहीं होता, और सबसे खूबसूरत बात कि आप अपनी फैमिली के साथ डे 1 ही ट्रैवल करते हैं, यानी कि आपके बीवी बच्चे आपके साथ जाते हैं। तो ये बहुत शानदार चीज़ है स्वीडन की, जिसकी वजह से मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप स्वीडन को चूज़ करें, अपनी फैमिलीज़ को पीछे छोड़ के ना जाएं, उनको साथ लेके जाएं। और एक तो सपोर्ट भी हो जाती है, और दूसरा आपको हेल्प भी मिल जाती है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो फीस के हवाले से पूछना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो स्वीडन में 15-16 लाख से लेके 23-24 लाख तक डिफरेंट फीसेस हैं। हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट फीस है। तो आप कहेंगे कितना डिफरेंस क्यों है? तो हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट फीस है। किसी के प्रोग्राम की 16 लाख होगी, किसी के प्रोग्राम की 23 लाख होगी। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम फीसेस वेरी करती हैं। आपका जो आपकी रेलिवेंट फील्ड है, उसी रेलिवेंट फील्ड में आपने आगे एडमिशन लेना है। अपनी फील्ड अक्सर बदल नहीं देनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा हम एडमिशन प्रोसेस को डिस्कस करें तो 15 अक्टूबर को हर साल एडमिशन ओपन होते हैं। ये मैं मेजर इंटेक की बात कर रहा हूँ। एक माइनर इंटेक होती है जो मैं रिकमेंड नहीं करता, उसमें प्रोग्राम्स बहुत थोड़े होते हैं और उसमें फिर इश्यूज आते हैं। खास तौर पे उसकी क्लासेस जनवरी में स्टार्ट हो जाती हैं, तो जनवरी के अंदर स्वीडन बहुत ठंडा होता है, वहाँ पे बर्फ़ बहुत होती है, और स्वीडन स्टूडेंट्स के लिए ये ट्रांजिशन काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए माइनर इंटेक को डिस्कस नहीं कर रहे, मेजर इंटेक की बात कर रहे हैं। 15 अक्टूबर को एडमिशन ओपन होते हैं और ये 15 जनवरी तक ओपन रहते हैं। इस दौरान आप अपने प्रोग्राम्स की रिसर्च कीजिए। universityadmissions.se इस नाम से वेबसाइट है, वहाँ पे आप प्रोग्राम्स की रिसर्च कर सकते हैं, अपनी जो रेलिवेंट प्रोग्राम्स हैं। उसके बाद 15 जनवरी को एडमिशन्स क्लोज हो जाते हैं, और 2 फेब तक आपके पास टाइम होता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं? आपने अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, लेकिन ये चीज़ नोट कर लीजिए कि सिर्फ आपकी लास्ट डिग्री अटेस्टेड होनी चाहिए। सारी डिग्री से टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। हमारे पाकिस्तानी एजेंट सारी डिग्री से टेस्ट करवा लेते हैं, सारी महकमों से टेस्ट करवा लेते हैं, तो वो जलालत है। आप बाद में खुद करवाना चाहें वॉलंटरीली, अपनी मर्जी है आपकी, लेकिन जरूरत नहीं है स्टूडेंट के लिए। अगर आपने 16 ईयर्स एजुकेशन की हुई है तो अपनी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट ये HEC से अटेस्ट करवा लें। अगर आपने 14 ईयर्स एजुकेशन की हुई है तो आपकी डिग्री की और ट्रांसक्रिप्ट की अटेस्टेशन करवा लें HEC से। और अगर आपकी 12 ईयर्स यानी कि इंटरमीडिएट है तो बस IBCC से वो डिग्री अटेस्ट करवा लें। अगर आपकी मार्कशीट अलग है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई डिग्रीज ऐसी होती हैं, कई महकमों की, कई यानी कि हमारे ज़ाहिर है मुल्क में 4 सूबे हैं, हर सूबे का अलग से बोर्ड है, तो कई डिग्रीज ऐसी होती हैं जिनकी डिग्री के ऊपर मार्क्स नहीं लिखे होते, मार्कशीट अलग से होती है। तो फिर उस सूरत में आपने मार्कशीट भी टेस्ट करवानी है और डिग्री भी टेस्ट करवानी है। पंजाब में क्योंकि डिग्री के ऊपर ही मार्क्स लिखे आ रहे हैं आजकल, तो इसलिए आपको सिर्फ डिग्री टेस्ट करवाने से भी काम चल जाएगा, और सिर्फ IBCC से, मोफा से टेस्ट करवाने की जरूरत स्वीडन के केस में नहीं है, बट आप करवा लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आपने। अपनी यूरोपास की CV बनाइए, जो गूगल से बन जाती है आसानी से, वो बना के आप अपलोड करेंगे। अपना पासपोर्ट जिसके सेकंड पेज के ऊपर आपके सिग्नेचर जरूर होने चाहिए, वो अपलोड करें। अपना ID कार्ड आपने अपलोड करना होता है, और इसके अलावा आपने अगर आपके एक्सपीरियंस लेटर्स हैं कुछ, तो वो आपने अपलोड करने हैं। क्योंकि आपका स्वीडन जो है वो ना तो स्टडी गैप का इशू बनाता है, ना लो मार्क्स का इशू बनाता है, फैमिली भी आपके साथ जाती है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपको एक्सपीरियंस लेटर शो करना पड़ता है। जिन लोगों का स्टडी गैप है खास तौर पे, वो अपने स्टडी गैप को जस्टिफाई करने के लिए एक्सपीरियंस लेटर अपलोड करते हैं। तो आप लोग अपने एक्सपीरियंस लेटर्स अपलोड कीजिए, और वो सेम टू सेम एक्सपीरियंस लेटर्स आपकी CV में भी रिफ्लेक्ट हो रहे होने चाहिए। कहीं भी आपका जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों में।
तो ये हो गए डॉक्यूमेंट्स। और इसके अलावा आप लोग जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं तो फिर आप अप्रैल तक इंतज़ार करते हैं। 28 मार्च को, यानी कि अप्रैल स्टार्ट ही होने वाला होता है, 28 मार्च को आपको एडमिशन कन्फर्मेशन हो जाती है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि आपका एडमिशन हो गया है या नहीं हुआ। तो वो तमाम लोग जिनका एडमिशन हो जाता है, नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को एडमिशन मिल जाता है क्योंकि बहुत सख्त रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आइल्स का डॉक्यूमेंट भी, इंग्लिश टेस्ट का डॉक्यूमेंट भी आपने अपलोड करना है जनवरी में, यानी कि 2 फेब से पहले पहले। और आइल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो ओवरऑल 6.5 है, नो लेस देन 5.5 इन ईच बैंड। तो वो तमाम लोग जो इंग्लिश टेस्ट जो है वो मैं मिस कर गया था, उसको ज़रूर नोट करें, ये ज़रूर आपने देना है। अप्रैल में जब एडमिशन कन्फर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद आप फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवाते हैं और उसके बाद आप अपनी वीज़ा की तैयारी शुरू करते हैं, जिसमें आपने वीज़ा फाइलिंग करनी है। वीज़ा फाइलिंग करके आपने अपनी फैमिली के अगर साथ लेके जाना है तो उनके भी सारे डॉक्यूमेंट्स, FRC, MRC, पासपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपने रेडी करनी है और उनको आपने अपलोड करना होता है। और इसके अलावा दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस का बंदोबस्त ज़रूर करें, ये बहुत अहम बात है। स्टूडेंट्स पहले सेमेस्टर की फ़ीस तो यहाँ से पे कर देते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो दूसरे सेमेस्टर का वाउचर जो है वो 4 महीने बाद ही आ जाता है और फिर स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी होती है। तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है वो स्टूडेंट्स जो स्वीडन जाने का प्लान कर रहे हैं, तो दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस का बंदोबस्त ज़रूर रखें। वहाँ जाके अगर आप कुछ अर्न कर लें, कुछ पैसे और कुछ आपको मंगवाने पड़ें तो वो अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स को वहाँ पे जाके दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस जो है उसका बंदोबस्त पीछे से करके आना चाहिए, उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। बहरहाल ये एक बात ज़हन में आ गई तो आपको बता दी। अप्रैल में एडमिशन कन्फर्मेशन होने के बाद फ़ीस जमा करवा दी आपने, वीज़ा फाइलिंग कर दी और अगस्त में आपकी वीज़ा कन्फर्मेशन आती है एम्बेसी की तरफ से। कई लोगों का एम्बेसी इंटरव्यू कॉल कर लेती है, तो आपका इंटरव्यू हो सकता है, उसमें आपसे बड़े सिंपल से क्वेश्चंस किए जाते हैं। मैं इंटरव्यू की तैयारी भी करवाता हूँ। वो तमाम लोग जो मेरे साथ एम्बेसी इंटरव्यू की तैयारी करना चाहें वो मुझसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके रब्ता कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो अपना सिनेरियो 1 टू 1 मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, अपना सिनेरियो, वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं और आपको ये सर्विसेज मेरी तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। और अगर आप अपना केस भी मुझसे प्रोसीड करवाना चाहते हैं तो उस सिलसिले में भी हम आपकी हेल्प करते हैं। और हमारा काम करने का तरीका बाकी लोगों से इस तरह भी मुख्तलिफ है कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी एजेंट्स हैं वो वीज़ा तक आपकी हेल्प करते हैं, वीज़ा लगवा देंगे, दैट्स ऑल। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को स्वीडन में जाके सेट होने में भी हेल्प करता हूँ। वहाँ पे रेजिडेंस तलाश करनी है, वहाँ पे पर्सन नंबर जिसको हम यहाँ के ID कार्ड कहते हैं वो बनवाना है, बैंक ID बनवाना है, जॉब तलाश करनी है और बहुत से मामला होते हैं, तो उनको गाइडेंस मेरी तरफ से मिलती रहती है। वीज़ा लगवा के छोड़ नहीं देते स्टूडेंट्स को। बहरहाल ये बाय द वे बात आ गई। अगस्त में एम्बेसी आपका इंटरव्यू करती है और अगर इंटरव्यू के बगैर, बहुत से लोगों का इंटरव्यू के बगैर ही वीज़ा लग जाता है, लेकिन कुछ लोगों का इंटरव्यू कॉल हो जाता है तो आप इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद आपको वीज़ा मिल जाता है। आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं और वहाँ पे जाके अपनी जर्नी का स्टार्ट करते हैं। एक बात स्वीडन की बहुत खूबसूरत है जो कि मैं वीडियो के एंड पे बता रहा हूँ। ये बात इसलिए ज़रूरी है कि आप हैरान होंगे सुन के, 1 सेमेस्टर के बाद ही आप लीगली स्वीडन के अंदर अपने स्टडी वीज़ा को वर्क वीज़ा में या बिज़नेस वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको पूरे 2 साल या 3 साल पढ़ाई करने की लीगली ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो अच्छी बात है, लेकिन बाइंडिंग नहीं है। तो ये किसी भी मुल्क में इस तरह की सहूलत अवेलेबल नहीं होती। साथ ही साथ स्वीडन में बहुत सी सहूलियात मिलती हैं वहाँ के शहरियों को, तो एक दफ़ा वहाँ की PR ले लें तो आप समझें कि आपकी लाइफ़ जो है वो बहुत ईज़ी हो जाती है। और PR तक की जर्नी ऑब्वियसली मुश्किल होती है, लेकिन उसको आपने वो आप किसी भी मुल्क में जाएँगे तो आपको मुश्किलात तो आएँगी। साथ में आपको स्वीडिश लैंग्वेज ज़रूर सीखनी चाहिए अगर आप वहाँ के एनवायरनमेंट में सेट होना चाहते हैं। ऑल्दो हर दूसरा बंदा इंग्लिश बोलता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको स्वीडिश लैंग्वेज आती हो तो आपके लिए जॉब मार्केट पूरी ओपन हो जाती है, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है आपको। आई थिंक मोस्ट पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं, लेकिन स्टिल अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मिस हो गई है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसके लिए मैं एक और अलग वीडियो बना दूंगा। और वो तमाम लोग जो स्वीडन स्टडी अब्रॉड के हवाले से प्रोसेस अपना करना चाहते हैं, आजकल एडमिशन्स ओपन है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपना 1 टू 1 केस भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि वो तमाम लोग जो यूरोप को एज अ स्टडी डेस्टिनेशन देख रहे हैं उनके लिए स्वीडन बहुत शानदार जगह है, आप उसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। आपके लिए यहाँ पे जाना भी आसान है, एम्बेसी अपॉइंटमेंट आसानी से मिल जाती है, जर्मनी इटली की तरह धक्के नहीं खाने पड़ते और वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है, बहुत सारे लोगों का वीज़ा लग जाता है, वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। तो वो तमाम लोग जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोगों को स्वीडन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। शॉर्ट वीडियोज़ में मैंने बहुत सी वीडियोज़ बना रखी हैं जिसमें लोगों के मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं उनको क्वेश्चंस के हवाले से गाइडेंस देता रहता हूँ। आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, या आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर अगर रब्ता करें तो मैसेज कीजिए, प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा। बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती हैं तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।